देखती आँखों और सुनते कानों। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका होस्ट असलान ज़फ़र और आप लोग देख रहे हैं नावल नोशन यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें पढ़ते हैं आज के नावल को। ड्राइवर ने गाड़ी एक महल नुमा इमारत के पोर्च में आकर रोकी तो फ़हद सुल्तान ने एक नज़र खामोश आंसू बहाती अशक पर डाली, फिर दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गया और दूसरी तरफ आकर दरवाज़ा खोलता उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। अशक जो उसकी एक नज़र पर ही खौफ महसूस करती खुद में सिमट गई थी, दरवाज़ा खुलने पर बाहर निकल आई। चलें, वो जो उसके असले से लैस आदमियों को देख रही थी जो उनसे काफ़ी आगे निकल गए थे। फ़हद सुल्तान की आवाज़ पर उसकी तरफ देखने लगी जो उसके चलने का वहीं वेट कर रहा था। अशक छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे संगे मरमर से बने हुए फर्श पर सहज सहज कर कदम उठाती हुई हाल में दाखिल हुई जहाँ एक तरफ उसके आदमी खड़े थे और दूसरी तरफ एक संजीदा सी लड़की खड़ी थी, रुबाब। फ़हद सुल्तान के पुकारने पर वो लड़की उसके पास आई। जी सर, मैम को कमरे में ले जाएं और इनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना अब आपके ज़िम्मे है। फ़हद सुल्तान के कहने पर रुबाब ने अपनी नमदीदा आँखों वाली खूबसूरत मैम को देखकर असबात में सर हिलाया था। सर, आपके रूम में। रबाब कुछ तज़ब्बुब का शिकार हुई क्योंकि फ़हद सुल्तान के अल्फाज ने कौन से कमरे में लेकर जाना है इनकी निशानदही और वजाहत नहीं की थी। मिस रुबाब। फ़हद सुल्तान हाथ पैंट की जेबों में फंसाए उसके करीब आया। जब फ़हद सुल्तान ने उसे अपने दिल की मलका बना लिया है तो मेरी हर चीज़ पर इसका हक है और इसकी हर चीज़ पर मेरा। उसके अल्फाज में अगरचे नरमी थी मगर उसका लहजा कुछ बावर करवाता हुआ था, जैसे वो कहतो रुबाब से रहा था मगर अश्क को इशारतन जितला रहा था। सॉरी सर। मिस रुबाब को भी इस चीज़ का एहसास बखूबी हो गया था। तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, बहुत जल्द मुलाकात होती है। अब के वो अश्क की तरफ मुड़ते हुए बोला, जो एक खुश्क निगाह उस पर डालती सर झुका गई। आइए मैम। रुबाब के कहने पर वो उसके साथ चल दी। वो जानती थी कि अगर वो कोई वावेला करेगी तो फ़हद सुल्तान ने ज़बरदस्ती क्या, बस एक गुस्से की नज़र से ही उसे पस्त कर देना था। वो अब तक इतना तो जान गई थी कि फ़हद सुल्तान कुछ भी कर सकता था, ये जाने बिना कि उसमें किसकी मर्ज़ी है भी या नहीं। रुबाब उसे जिस कमरे में लेकर आई थी वो कहने को तो बेडरूम था मगर उसकी कुशादगी बहुत ज़्यादा थी। एक तरफ सोफ़े और दीवान रखकर छोटे से ड्राइंग रूम की शक्ल दी गई थी। भारी पर्दे, तबीज़ कालीन, कीमती शो पीस, बेहतरीन इंटीरियर। दूसरी तरफ स्टडी रूम की तर्ज का एरिया था जहाँ टेबल और उसके ऊपर लैपटॉप और बहुत सारी फाइल्स थी। अगर स्टडी एरिया के साथ देखा जाए तो गिलास डोर था जिसके पीछे ड्रेसिंग रूम था और आगे बेडरूम था। शाहाना तर्ज का बेडरूम जो अपने मालिक के आला ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। मैम, आप फ्रेश हो जाइए और ड्रेस चेंज कर लें, फिर ब्यूटिशियन आकर आपको तैयार कर देगी और मुझे बता दें कि आप इस वक्त क्या खाना पसंद करेंगी। मिस रुबाब की आवाज़ पर वो उनकी तरफ मुड़ी। नहीं, वह नफ़ी में सर हिला गई। मैम, कुछ तो खाना पड़ेगा वरना सर मुझ पर गुस्से होंगे। मिस रुबाब की बेचारगी पर वो एक नज़र डाल कर रह गई। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। वो ज़ारो कतार रोते हुए उसे जाने का इशारा करती वो बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। अम्मा। वो सर हाथों में थाम गई। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल गई थी और वो बिल्कुल चुप,
قسمت کی اس ستم ظریفی پہ حیران تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں واپس، وہ اٹھتے ہوئے بولی، مگر پھر یک دم رکی تھی۔ کہاں جاؤں گی میں؟ وہ کہیں نہیں جانے دے گا مجھے۔ اگر اس نے میری ماں کو نقصان پہنچا دیا تو؟ اس کے آنسو آنکھوں سے بے اختیار بہنا شروع ہو گئے تھے۔ کیا کروں میں؟ گھر میں اکیلی ماں نہ جانے کیا کر رہی ہوگی، کیا حال ہوگا ان کا میرے بعد۔ اس کا ذہن اس کی ماں کی طرف ہی بھٹک رہا تھا۔ تبھی مس رباب ٹی ٹرالی لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ مہم، یہ آپ کے لیے کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو پسند آ جائے۔ اگر کچھ اور چاہیے تو بتا دیجیے۔ اشک نے شکوہ کناں نگاہ اس پہ ڈالی تو رباب دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ اس کی مدد کرنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ تبھی مزید کچھ بولے بنا وہ واپس چلی گئی۔